नमस्कार दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे यूपी के बारे में। यूपी के कुछ करंट अफेयर चल रहे हैं और यूपी सरकार क्या क्या किन किन क्षेत्रों में किस किस एरियाज़ में काम कर रही है। तो सबसे पहला क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि राहत है कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी, मौजूदा दरों पर ही आएगा बिल। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जो है 2021-22 का टैरिफ ऑर्डर जारी कर दिया। स्लैब परिवर्तन और रेगुलेटरी असेट का प्रस्ताव भी खारिज कर दिया है। तो ये किसकी वजह से कहा है? ये जो चुनाव आ रहे हैं और कोविड-19 के असर यानी कि दो परेशानियों को देखते हुए करा गया है। नहीं तो अगर आपकी इस साल बिजली की दरों में 10 से 12% तक की वृद्धि होने का अनुमान था, जो कि लगभग हर साल बढ़ाए जाते हैं बिजली के दाम। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट काम हो रहा है कि 31 मार्च तक सभी के यहाँ मीटर लगाने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री जी ने। क्यों दिए हैं? क्योंकि अभी तक बिजली कर्मचारी थे और पेंशनर्स थे, उनके यहाँ पे मीटर नहीं लग रहे थे, तो वो असीमित बिजली का उपयोग कर रहे थे। अब उनके यहाँ पे भी 31 मार्च तक मीटर लगाने के निर्देश दे दीजिए हैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से। चलिए देखते हैं दूसरी न्यूज़ क्या है। दूसरी न्यूज़ ये है कि कई विभागों के जुलाई के वेतन बिल पास हो गए हैं, पुराना डीए ही पाएंगे कर्मचारी। तो अभी तक क्या हुआ था कि केंद्र सरकार ने 11% उसमें बढ़ोतरी कर दी है महंगाई भत्ते में। तो ये यूपी ने भी शुरू कर दिया है। लेकिन क्या हुआ है कि कुछ विभागों की तरफ से अभी पुराने डीए पे ही पास करे जा रहे हैं, तो अभी नया वो नहीं हुआ है इशू। तो इसके लिए इनका अंतिम कार्य दिवस है 30 जुलाई। तो बढ़ा हुआ डीए अभी इनको नहीं मिल पाएगा। तो जिन जिन लोगों को डीए मिल गया, मतलब केंद्र कर्मचारियों को मिल पाएगा अभी, तो अभी यूपी कर्मचारियों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उन्हें अगस्त से बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। फिर प्रदेश में क्या है कि 82% बुजुर्गों को लग चुकी है पहली डोज। यानी कि हमारे यहाँ कितना टीकाकरण हो चुका है यूपी में? तो यूपी में अब तक 4,67,70,000 लोगों को और 451 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इनमें 75,94,640 को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। 45 वर्ष से अधिक 2 करोड़ लोगों को लग चुका, 2,41,00,000 लोगों को। और 18 से 45 वर्ष के लोग उनमें से 1,87,87,266। हेल्थ वर्क का लगभग 96% कवरेज हो चुकी है, पहली डोज लग चुकी है। और 76.96 यानी 76.96% को दूसरी डोज लग चुकी है। यूपी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पर कार्य कर रहा है कोरोना के लेवल पे। चलिए देखते हैं अगला कि 4 वर्षों में 25 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा दी है। तो मुख्यमंत्री जी ने कितने एरिया में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई है? 25 लाख हेक्टेयर। ये आपको याद रखना है कि ये 25 लाख हेक्टेयर में सुविधा दी है सिंचाई की। अभी हम देखते हैं कि इन्होंने क्या करा था कि पहली कैबिनेट में इन्होंने 86 लाख किसानों का कर्ज़ माफ़ कर दिया था। अगला क्या है इम्पोर्टेंट? अगले ये है कि प्रदेश का कृषि योग्य क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 188 लाख हेक्टेयर यहाँ, और इनमें से 120 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता है। और राज्य में नहरों की लंबाई कितनी है? 74,659 किलोमीटर की। और नलकूप कितने हैं? 34,401। और पंप नहरों की संख्या 278। तो सिंचाई नहरें बनती जा रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और प्रदेश सरकार इसके अलावा भी सिंचाई योजनाओं को संचालन करती है। इनमें से 15 परियोजना किसानों के विकास की नई इबारत लिखेंगी। इनमें से है सरयू नहर परियोजना 2, अर्जुन सहायक परियोजना, मध्य गंगा द्वितीय चरण परियोजना, उमरहट पंप नहर परियोजना द्वितीय चरण चल रहा है इसका, रतौली वियर परियोजना, भावनी बांध परियोजना और लखेरी बांध परियोजना। जाखलौन पंप नहर पर 3 मेगावाट का क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाना है। और फिर ग्रामों को सुविधा परियोजना करनी है। बंडई बांध के अवशेष कार्यों की परियोजना, मसगांव और चिल्ली स्प्रिंकल सिंचाई परियोजना, शहजाद बांध स्प्रिंकल, कुल पहाड़ स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना, बड़वार झील को गुड़सराय नहर से भरने हेतु फीडर कैनल निर्माण इस साल के अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे। और क्या है यहाँ? और इम्पोर्टेंट ये है कि बोरिंग के साथ साथ ऊर्जा चालित नलकूप भी दिए जा रहे हैं। यानी कि लोगों को कुसुम के अंतर्गत में नलकूप भी बांटे जा रहे हैं। और क्या है कि वर्षा जल संचयन के उपाय भी किए जा रहे हैं कि बोरिंग के लिए उनको 10,000 रुपये तक के लाभार्थी को सहायता भी दी जा रही है। फिर 285 करोड़ से नलकूप ठीक कराए जाएंगे। प्रदेश में है 6,600 नलकूप ऐसे हैं जो ख़राब पड़े हैं। टोटल नलकूप कितने हैं? 34,401 नलकूप हैं। तो उनमें से 6,600 ख़राब पड़े, तो इनको सही करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने 285 करोड़ रुपये के लिए अनुदान दिया है कि इसके थ्रू ये सही कराए जाएंगे। फिर क्या है कि अगर ये देखी जाए कि उल्लेखनीय कि प्रदेश के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 73% भाग है नलकूपों से सींचा जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा नलकूपों से सिंचाई कहाँ होती है? यूपी में। फिर बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए नियोजित कार्य किए जा रहे हैं। इसमें क्या था कि जब 2016 में ये आए थे, बता रहे हैं हमने कि 5,43,771 हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित होती थी। फिर भी बाढ़ से बचाव की कोई कार्य योजना नहीं थी। लेकिन अब
जो है 6,886 हेक्टेयर ही रह गया, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मानने की बात है ये। अगला क्या है कि पूर्वांचल के लाखों किसानों की आस होगी 44 वर्ष बाद योगी सरकार में होगी पूरी। तो इसमें क्या है कि सिंचाई योजना यहाँ भी लागू करी जा रही है, जैसे सरयू नहर की, मध्य गंगा, अर्जुन सहायक नहर परियोजना जैसी ये परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इसमें 22 लाख हेक्टेयर भूमि जो है सिंचित हो जाएगी अब। और ये किन किन को फ़ायदा देगी? ये फ़ायदा देगी ये परियोजना जो है पूर्वांचल के 9 ज़िलों को। तो 9 ज़िलों में है बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर। तो ये था इम्पोर्टेंट इसमें। और ये जो है इसमें सबसे मेन है सरयू नहर परियोजना, जिसको ये काम करने के लिए मार्च 2022 तक पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस नहर के पूरा होने से क्या होगा कि 9 ज़िलों को लाभ होगा और करीब 14 लाख हेक्टेयर रकबे की सिंचाई होगी और बहुत सारे किसानों को भी फ़ायदा होगा और बाढ़ की समस्या का भी इससे समाधान होगा। और इसमें घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिन नदियों पर बैराज बनाकर इनसे भी मुख्य सहायक नहरें जो है निकाली जाएंगी। पिछली सरकारों ने इस परियोजना की उपेक्षा करी थी, इसलिए पूरी नहीं हो पा रही थी। और 4.5 दशक से जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनका भी इंतज़ार अब ख़त्म होगा। अगला क्या है कि किसानों की आय बढ़ाने में फूलों की खेती इंपॉर्टेंट हो रही है। तो प्रदेश सरकार में इसको आप यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी कि प्रदेश सरकार नकदी फसल के रूप में फूलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। तो यहाँ पे कौन कौन से फूलों की खेती हो रही है? ये फूल हैं यहाँ, जैसे गुलाब, गुलदाउदी, क्रोसेंड्रा, गेंदा, चमेली, रजनीगंधा, मोलिया, कैलाराडिया, गोमफ्रेना, कमल, कनेर, चाइना स्टर आदि। और ये कहाँ कहाँ निर्यात होते हैं? इनका निर्यात का एरिया क्या है? निर्यात होते हैं यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्वी देशों में, अमेरिका, यूरोप, श्रीलंका, रूस और में सूखे फूल भी भेजे जाते हैं। और इसमें क्या करती है सरकार? इसमें जो 90% तक अनुदान भी देती है कि अगर लोग अपनी तरफ से लगाएंगे बागवानी मिशन के अंतर्गत तो उन्हें 90% का अनुदान भी है। फिर क्या है कि कासगंज की एक 136 साल पुराना कैनाल है, अब वो सिस्टम हाईटेक होने वाला है अमेरिका की तर्ज पर। इससे बहुत ज़्यादा वहाँ के लोगों को सिंचाई के लिए फ़ायदा होगा। फिर गेंदा पुष्प की खेती में इसमें कपिल देव पांडे बता रहे हैं, ये बस्ती ज़िले में निवास करते हैं। तो ये कहते हैं कि इन्होंने गेंदा पुष्प का उत्पादन करा और उनको 200 कुंतल गेंदा पुष्प का उत्पादन 6 महीने के अंतर्गत हुआ। फिर इन्हें 3,000 रुपये प्रति कुंतल से निकाल दिया और 6 लाख रुपये की कमाई करी। 1.25 लाख रुपये इनके खर्च हो गए थे उसमें। उसके बाद इनके पास 4,75,000 रुपये की शुद्ध आय बची। तो ये इनको फ़ायदा हुआ है। और ये CM योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट कौन सा है? ये है तरकुलानी रेगुलेटर। तरकुलानी रेगुलेटर क्या है कि गोरखपुर के 47 गाँव के 50,000 लोगों के जीवन में नया बदलाव लेकर आया है। क्यों लेकर आया है? क्योंकि गोरखपुर के ज़्यादातर जो गांव थे, 47 गांव की बात हो रही है, ये साल में 4 महीने तक डूबे रहते थे पानी में और इनकी 7,013 एकड़ कृषि भूमि अब जल भराव से मुक्त हो गई है। तो ये था तरकुलानी प्रोजेक्ट। ये चाहते थे मुख्यमंत्री जी, जब ये सांसद थे वहाँ के, तभी से इसे लाना चाहते थे। तो तरकुलानी प्रोजेक्ट से क्या हो रहा है? तरकुलानी प्रोजेक्ट से क्या होता है कि इनमें जो पानी भर जाता था तो उससे ये पंप जो निकाल के पानी को बाहर फेंक देता है। इससे जहाँ क्या होता है कि यहाँ पे पानी नहीं भरा जाता, जिससे यहाँ पे लोग अब 2 फसल उगा सकेंगे और आराम से जीवन व्यतीत कर सकेंगे। और ये रेगुलेटर की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्षमता भी है कि इतनी क्षमता है कि रामगढ़ ताल का पानी अधिकतम 1 घंटे में बाहर फेंक सकता है। इसके तहत जो 30 क्यूसेक क्षमता के 11 पंप लग रहे हैं, 10 क्यूसेक क्षमता के 3 पंप और 625 kVA क्षमता के 5 डीजल जनरेटर सेट भी लग रहे हैं। और क्या है, इसमें कोरोना के बावजूद ये समय से पूरा हो गया। 10 जून 2017 को केंद्रीय जल आयोग ने इसकी मंजूरी दी और ये 5 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री जी ने इसको लोकार्पण करके शुरू कर दिया है। तो ये था तरकुलानी प्रोजेक्ट, इसे आप याद रखिए। और यूपी में जैविक खेती को पंख भी लग रहे हैं। किस तरीके से कि FPO बनाए जा रहे हैं। FPO के अंदर क्या हो जाता है कि ये होते हैं कृषि उत्पादक संगठन, इनको मदद दी जाएगी और इसमें जो है परंपरागत कृषि विकास योजना नमामि गंगे का उपयोग किया जाएगा। इससे क्या होगा, भूजल को बचाया जाएगा और ज़मीन को, जिससे क्या होगा, रासायनिक जो खादें होती हैं वो हमारी ज़मीन को, हमारे भूजल को नुकसान पहुंचाती हैं। फिर एक और काम करेंगे ये कि स्थापित होगी ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और पैकेजिंग इकाई भी स्थापित होगी। तो मंडी में जैविक कृषि के लिए अलग आउटलेट बनेगा और मार्केटिंग के लिए कॉलोनियों में कैंप लगेंगे कि जैविक खेती का आपको फ़ायदा बताया जाएगा और वहाँ आपके प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे। और जैविक खेती का दूसरा एरिया कहाँ है? दूसरा एरिया जो बुंदेलखंड में आत्मनिर्भरता को बढ़ा रहा है। तो बुंदेलखंड में कौन कौन से एरिया हैं? बांदा, ललितपुर, महोबा और झांसी। वहाँ पर 10,000 एकड़ में जैविक खेती हो रही है और वहाँ के किसानों की आय में वृद्धि भी हो रही है। फिर गेहूँ व धान की
सरकारी खरीद में यूपी ने रिकॉर्ड बनाया, यानी कि अब तक आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा गेहूं खरीदा गया है एमएसपी पर। जहां एक और किसान आंदोलन चल रहे हैं, वहां पर दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं। तो 12,98,000 किसानों से 56,41,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है और उनको 11,141 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है। धान की रिकॉर्ड में भी ऐसी ही वो करा गया कि 10,22,000 किसानों से लगभग 66,84,000 मीट्रिक टन चावल खरीदा गया, जो अब तक का सबसे ज़्यादा है, और उनको पेमेंट करी गई 12,491 करोड़ रुपए। अब इसमें आप देख सकते हैं, ये है धान गेहूं खरीद की लिस्ट कि कहाँ है कि 2010-11 में 16 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया, फिर ये घटता गया 2016-17 में एमएसपी पर 8 लाख के मीट्रिक टन आ गया, फिर 2017-18 से आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे ग्राफ चल रहा है, लेकिन अब सबसे ज़्यादा 56,41,000 आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा एमएसपी पर ख़रीदा गया गेहूँ था। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना भूल गया कि यूपी जो है गेहूं का देश का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। यहाँ देश का करीब 35% गेहूं का उत्पादन होता है, ये आप याद रखिए। चलिए देखते हैं, उपभोक्ता से नहीं वसूला जाएगा। कोरोना की वजह से स्मार्ट मीटर का खर्च भी उपभोक्ताओं से नहीं वसूला जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना तो बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, ना स्मार्ट मीटर का आपको बिल चुकाना पड़ेगा, यही फ़ायदेमंद बात है। फिर एक और चीज़ है कि राज्य विधि आयोग ने भी पूछा था जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में। उसने अपना ड्राफ्ट बनाया था और लोगों उसको ऑनलाइन पब्लिश कर दिया था। तो उसने पूछा था क्या है, तो उसको 8,500 सुझाव मिले हैं। 8,500 सुझाव में कुछ ने क्या है कि आरक्षण रद्द कर देना चाहिए, स्थानीय निकाय चुनाव के साथ एमपी एमएलए में चुनाव लड़ने दिया जाना चाहिए उन लोगों को, और फिर क्या है कि उन्होंने कहा कि इनको नागरिकता भी छीन लेनी चाहिए। तो 8,500 जो सुझाव मिले हैं उनमें से जो है 8,000 से अधिक लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून के समर्थन में हैं और करीबन 300 लोग जो है इसके विपक्ष में हैं। तो कौन कौन से मुद्दे इसमें उठ के आ रहे हैं ये देख लेते हैं हम कि क्या क्या लोग चाहते हैं। तो लोग चाहते हैं कि 2 बच्चे पैदा करने वाले मुस्लिम परिवारों को ही हज यात्रा कराई जाए, और दूसरा क्या है पॉइंट ये कि बच्चा पैदा करने वाले सभी परिवारों को अधिकतर लाभ मिले। 2 बच्चों के बजाय 3 बच्चों पर कानून लागू हो। 2 बेटियां अगर हो जाएं तो तीसरे की छूट जब भी मिलनी चाहिए, और 2 में से 1 बच्चे के दिव्यांग होने पर ही तीसरे बच्चे की छूट मिलनी चाहिए। तो ये जब बनेगा तो इसका नाम क्या होगा, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण व कल्याण विधेयक 2021। इसका जो प्रारूप राज्य विधि आयोग अब इसको बांट रहा है, वो देख रहा है कि क्या क्या हो सकता है। अब प्रदेश में क्या होगा, विकसित होगा मोबाइल पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज पार्क। तो इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार को 300 एकड़ क्षेत्रफल में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरी पार्क विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। तो उन्होंने किससे बात करी है, सूक्ष्म लघु एमएसएमई मंत्री हैं यूपी के सिद्धार्थनाथ सिंह जी, तो उनको ऑफर दिया। एमएसएमई मंत्री ने बताया कि इससे जो है विकसित होने पर करीबन 500 नई फैक्ट्री बनेंगी और 2 से 2.5 लाख रोज़गार मिलेंगे। इससे प्रदेश में 4 से 5 अरब डॉलर का निवेश होगा और 40,000 करोड़ रुपए का निर्यात होगा। और उन्होंने ये भी बताया कि ज़्यादातर जो मोबाइल बनाती है और जो यूपी में उसको इंडिया सेल्युलर और इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ही पूरा करती है। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।